तो 2027 की जनगणना ये सिर्फ कोई आम सरकारी काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा विशाल मतलब सच में एक ऐतिहासिक अभियान है जो हमारे देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे ये एक अकेली प्रक्रिया हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और संसाधनों की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करेगी। आइए इसके सफर, इसे लागू करने के तरीके और इसके असर को गहराई से समझते हैं। आज के एजेंडे में हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। इसकी ऐतिहासिक विरासत, 2027 का पूरा रोड मैप, डिजिटल दुनिया की नई पहल, इसे इतने बड़े पैमाने पर कैसे संभाला जा रहा है और आखिर में भविष्य के लिए इस डेटा का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक ऐतिहासिक विरासत जहां हम पिछले 150 सालों के डेमोग्राफिक डेटा के सफर पर नजर डालेंगे। पता है, ये पूरी कहानी 1872 में शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, जब पहली बार जनगणना हुई थी। फिर आज़ादी के बाद 1948 में बाकायदा एक जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट लागू हुआ। इसके बाद 1977 में पहली इकोनॉमिक सेंसस यानी आर्थिक जनगणना हुई और फिर आई 2001 की 21वीं सदी की पहली जनगणना। इन सब पड़ावों को पार करते हुए अब 2027 में जो होगा वो हमारी 16वीं जनगणना होगी। जरा सोचिए, 150 साल से भी ज्यादा लंबा सफर, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खुद हमारा संविधान इस काम को एक बेहद अहम राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, 2027 का रोड मैप। इसे एक चरणबद्ध लॉजिस्टिक चमत्कार कहें तो गलत नहीं होगा। अब इतने बड़े काम को एक ही दिन में तो किया नहीं जा सकता, है ना? इसलिए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण, जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का है, वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें बेसिकली घरों की स्थिति और वहां मौजूद सुविधाओं का डेटा लिया जाएगा, मतलब ये एक तरह से बेस तैयार करेगा। फिर आएगा असली काम, स्टेप 2। फरवरी 2027 में होगी हमारी मेन पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी जनसंख्या की वास्तविक गिनती। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 33। पहले चरण में लोगों से पूरे 33 खास सवाल पूछे जाएंगे। 33 सवाल, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इन सवालों के जरिए हमारी हाउसिंग कंडीशन और एसेट्स के बारे में इतनी बारीक जानकारी मिलेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। बाकी पूरे भारत के लिए तो रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 है, लेकिन जो बर्फीले इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, वहां के लिए ये डेट 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। क्यों? क्योंकि वहां सर्दियां इतनी भयंकर होती हैं कि भारी बर्फबारी शुरू होने से पहले ही डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। मतलब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, डिजिटल और आधुनिक पहल। कैसे इस पूरी गिनती को नए युग के लिए बदला जा रहा है। 150 साल के इतिहास में पहली बार हम 100% डिजिटल जनगणना देखने वाले हैं। जी हाँ, कागज और पेन वाला जमाना अब गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जाति आधारित गणना भी शामिल की गई है। साथ ही इतिहास में पहली बार लोगों को खुद अपना डेटा भरने का यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन मिलेगा। और इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए प्रगति और विकास नाम के 2 ऑफिशियल मैस्कॉट्स भी लॉन्च किए गए हैं। बिल्कुल एक नए दौर की शुरुआत। अब ये जो सेल्फ एन्यूमरेशन वाली बात मैंने कही, इसके लिए se.census.gov.in नाम का एक खास पोर्टल बनाया गया है। सोचिए, तकनीक ने सीधे आम इंसान के हाथ में पावर दे दी है। कोई भी अपने घर बैठे डिजिटल तरीके से अपना डेटा भर सकता है। ट्रांसपेरेंसी और सुविधा के मामले में सच कहूं तो ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब आते हैं भाग 4 पर, पैमाना और नेतृत्व। इतने बड़े महाअभियान को आखिर संभाला कैसे जा रहा है। जरा इस बजट को देखिए, 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे समझने में ही थोड़ा वक्त लगता है। सरकार ने इस जनगणना के लिए इतना भारी भरकम बजट पास किया है। ये साफ दिखाता है कि एकदम सटीक और पक्का डेटा हासिल करने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। और हम सब जानते हैं कि भारत में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, राइट? इसीलिए ये तय किया गया है
कि 2027 की जनगणना पूरी 16 अलग-अलग भाषाओं में होगी। 16 भाषाएं, ताकि देश के किसी भी कोने का कोई भी नागरिक इस अहम राष्ट्रीय गिनती से छूट ना जाए। जाहिर है, इतने बड़े बजट और इतनी भाषाओं वाले प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक बेहद मजबूत टीम की जरूरत है। इस पूरे ऑपरेशन को हमारा गृह मंत्रालय लीड कर रहा है, और जो सबसे अहम कुर्सी है भारत के महापंजीयक और जनसंख्या आयुक्त की, उस पर मृत्युंजय कुमार नारायण जी बैठे हैं। और हाँ, लोगों को जागरूक करने के लिए मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, भविष्य के लिए डेटा। असल में ये पूरा अभूतपूर्व अभियान इतना जरूरी क्यों है? 2027 की जनगणना का एक बहुत ही शानदार नारा है, जन भागीदारी से जन कल्याण। मतलब पब्लिक के पार्टिसिपेशन से ही पब्लिक का वेलफेयर होगा। बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम सटीक बात है। ये हमें याद दिलाता है कि इसमें हिस्सा लेना सिर्फ कोई ड्यूटी नहीं है, बल्कि जब हर एक इंसान इसमें जुड़ेगा तभी तो पूरे देश के विकास का असली रास्ता खुलेगा, है ना? और जब हम सही डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसके बड़े ही प्रैक्टिकल फायदे होते हैं। एकदम सटीक डेटा से भारत और ज्यादा सशक्त बनेगा, हमारी प्लानिंग बेहतर होगी, जो एक शानदार भविष्य की गारंटी है। और क्योंकि ये 100% डिजिटल है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और स्पीड दोनों होंगे। कुल मिलाकर ये पूरी कवायद हम सबको साथ लाकर एक बेहतर और मजबूत भारत बनाने के लिए है। तो अब सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। एक डिजिटल भारत की ये जो पहली बिल्कुल सटीक डिजिटल तस्वीर सामने आएगी, ये अगले 10 सालों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था और संसाधनों के बंटवारे को किस तरह पूरी तरह से बदल कर रख देगी। एक बात तो तय है, 2027 के नतीजे भारत के भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए एक नया रूप देने वाले हैं।